So, Namaskar everyone. Welcome to the classes, biology classes, right? तो आज हम करेंगे क्या? आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके? यूनिट 1, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? इस यूनिट में आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है प्लांट किंगडम एंड फोर्थ है आपका एनिमल किंगडम। वेल, बहुत बड़ा है। ओके तो इसमें हम देखेंगे क्या, बेसिकली बायोलॉजी है आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें आपकी सब्जेक्ट का काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि बायोलॉजी होती क्या है, लिविंग साइंस है, ठीक है, हम इसको लिविंग साइंस बोलते हैं। तो ये एक्चुअली होती क्या है, ठीक है, तो हम इसमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, राइट। अब हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप की चीजें हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, हम इसमें पढ़ेंगे कि हम लिविंग को और नॉन लिविंग को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे क्राइटेरियाज होते हैं, किन बेसिस पर हम दोनों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो लिविंग है उनमें डाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है, कि कितने टाइप के हैं, कितनी स्पीशीज हैं, कैसे कैसे एनिमल्स हैं, कैसे कैसे लिविंग्स हैं, राइट। थर्ड हम करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब ये आपके लिए नया है, राइट। आपने 9th क्लास में डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपके लिए रिलेटेबल है, लेकिन ये और ये टेक्सोनॉमिकल एड्स और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये दोनों चीजें आपके लिए नई है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी। ओके तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, ठीक है, कि लिविंग्स बेसिकली होते क्या है, ठीक है। हम उन दोनों को, लिविंग्स को और नॉन लिविंग्स को अगर हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, उनमें हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास लिविंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ठीक है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो इमीडिएटली आपके दिमाग में आएंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि लिविंग्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे वो जो ग्रो करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिनकी एबिलिटी होती है सेंस करने की, क्या, एनवायरनमेंट को सेंस करने की कि वो कहाँ है, कैसे रह रहे हैं, और रिस्पॉन्स देने की, ठीक है। अगर आप किसी भी लिविंग को कोई स्टिमुलस देते हो तो वो उस स्टिमुलस से रिस्पॉन्स करता है, राइट। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। इनके अलावा जो आप ऐड कर सकते हो लिविंग के फीचर्स में, वो है आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट करना यानी रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, इंटरेक्शन, ठीक है, एंड एमरजेंस। ये चीजें जो हैं आपकी लिविंग्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्या, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। ग्रो करने का क्या मतलब है, वो अपने मास में इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और वो अपने नंबर में इंक्रीज करते हैं। यानी वो अपने मास में इंक्रीज होंगे, ठीक है, सेकंड वो अपने नंबर में इंक्रीज होंगे। नंबर में इंक्रीज होने का मतलब है कि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी अपने ही टाइप के और नए ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ की। इसका मतलब कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ में आपका है मास इंक्रीज होना और नंबर इंक्रीज होना। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना 9th-10th में, कि ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके यूनिसेलुलर, ठीक है, एक होते हैं आपके मल्टी सेलुलर। दोनों में फर्क क्या है, यूनिसेलुलर आपके वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर आपका एक ही सेल होता है जो सारे वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे अमीबा है, बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल है इसका, अमीबा। अमीबा क्या करता है, अमीबा एक सिंगल सेल है, ठीक है, एक शेपलेस सिंगल सेल जो रिप्रोड्यूस भी करता है, जो डाइजेशन भी करता है, जो सर्कुलेशन भी करता है, मूवमेंट भी करता है, हर चीज जो है सिंगल सेल अपना परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। लेकिन जब आप नो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं हम, तो आते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, राइट। सो इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। ये चीज आप ध्यान रखना, चीज इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ होती है, ठीक है। एनिमल्स में ये ग्रोथ जो है वो सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद ये जो ग्रोथ होती है वो बंद हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि आप छोटे बच्चे होते हो, उसके बाद आप किड साइज में आते हो, देन आप टीनेज होते हो, फिर आप अडल्ट होते हो, और अडल्टहुड लास्ट फेज होता है, ठीक है।
एक पर्टिकुलर एज तक ही आपकी हाइट ग्रो करती है, आपका मास ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं, ठीक है। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में अगर एक टाइम के बाद ग्रोथ नहीं होगी तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में जो भी सेल्स मर जाते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हम सेल डिविजन्स करते हैं, राइट। अब ध्यान दे रखा है दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। जैसे आपका अमीबा है, अमीबा में अगर आपने देखा होगा, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन अमीबा के अंदर होता है। इसका मतलब कि ये सिंगल सेल को जब ग्रो करना हो, जब रिप्रोड्यूस करना हो, तो ये आधे आधे दो नए सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर। अब यहाँ पे एक वर्ड है इन विट्रो। इन विट्रो होता है बाहर, ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर, ठीक है। और बॉडी के अंदर है उनको हम बोलते हैं इन वाइवो, इन वाइवो, ठीक है। तो आप सेल डिवीजन जो है, रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन अमीबा का, वो इन विट्रो कल्चर्स के अंदर लैब में देख सकते हो, माइक्रोस्कोप के अंदर, राइट। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है और जो ग्रोथ है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, राइट। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ठीक है। जो मास इंक्रीज हो रहा है वो आपकी ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी क्राइटेरिया को लें तो माउंटेन्स हैं, बोल्डर्स हैं, सैंड मॉल्स हैं, इसका मतलब ये ग्रो करते हैं, इसका मतलब ये लिविंग है, राइट। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जो ग्रो करते हैं वो सरफेस के मटेरियल पर एक्यूमुलेशन है, वो बेसिकली ग्रोथ नहीं है, वो एक्यूमुलेशन है सेम टाइप की चीजों का, उसी के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाना, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है, ठीक है। आप ग्रो करते हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो इनसाइड से होती है, आप सिर्फ बड़े नहीं हो रहे होते हो, राइट। So growth therefore cannot be taken as a defining property of the living organisms. यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ग्रोथ एक एक ओनली या फिर एक बहुत डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो नहीं, सिर्फ ग्रोथ जो है वो नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं बाय एक्यूमुलेशन, बाय accumulating material on the surface, right. Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, ठीक है। हम अभी वन बाय वन इन चीजों को देखेंगे कि जो लिविंग्स है वो कैसे नॉन लिविंग से अलग है, राइट। और डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, जो डेड होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका ग्रोथ, कि जो लिविंग्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, वो ग्रो करते हैं। सेकंड है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन हमारे पास दो टाइप से होता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका सेक्सुअल, सेकंड है आपका असेक्सुअल, ठीक है। दो टाइप के होते हैं। सेक्सुअल कौन सा होता है? जिसमें आपके सेक्स सेल्स या फिर स्पेशलाइज्ड जो गैमेट्स होते हैं वो यूज हो। और असेक्सुअल कौन सा होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें आप सेक्स सेल्स या गैमेट्स को छोड़कर किसी भी और पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हो, ठीक है। जैसे फंगस है, फंगस के अंदर स्पोर्स बनते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स मिलियंस में, ठीक है। और इन्हीं असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू जो है फंगस ग्रो करता है। जहां भी स्पोर्स गिरेंगे वहां पर आपका फंगस ग्रो कर जाएगा। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे आपका यीस्ट है, हाइड्रा है, ठीक है, इनमें होती है बडिंग। जो प्लेनेरिया होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, उनमें होती है ट्रू रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या है? मान लो ये एक प्लेनेरिया है, ठीक है, ये अपने फ्रेगमेंट्स में तोड़ा, 1 2 एंड 3 फ्रेगमेंट्स में हमने तोड़ा। तो अब ट्रू रीजनरेशन का मतलब है कि ये अपना अलग पूरा प्लेनेरिया बना लेगा, ये पार्ट अपना पूरा बना लेगा, ये पार्ट अपना पूरा बना लेगा। दिस इज नोन एज ट्रू रीजनरेशन, कि आपके प्लांट के या जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसके एक फ्रेगमेंट से उसकी पूरी बॉडी नई ऑर्गेनिज्म में जो है वो ग्रो कर जाती है। द फंगस, द फिलामेंटस एल्गे, द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, ठीक है, ये सभी फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं।
व्हेन इट कम्स टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब ये क्या होते हैं ये हमने देखा था अभी अभी। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया है या यूनिसेलुलर एल्गे है, और हमारा फेवरेट अमीबा है, ठीक है। अमीबा सबका फेवरेट होता है ना, वो बहुत सिंपल होता है। एग्जैक्टली exactly. तो जो अमीबा है ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये रिप्रोड्यूस बहुत इजीली करते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है कि इनकी रिप्रोडक्शन इनकी ग्रोथ के साथ सिनोनिमस होती है। यानी अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो मतलब ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, अब एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, बहुत बार डिवाइड करेगा, उसके एन नंबर ऑफ सेल्स बन गए, उसने तो एक्चुअली ग्रो किया है ना, बड़ा हुआ टूट गया, बड़ा हुआ टूट गया। अमीबा में होता है ऐसा बाइनरी फ्यूजन, ये एक अमीबा है, ये बड़ा हुआ, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाद ये दो छोटे छोटे अमीबा में टूट गया, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस होती है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन द नंबर। अब ग्रोथ हमारे पास दो चीजों से थी, कैसे कि या तो मास में ग्रो हो, ठीक है, मास बढ़े, या फिर आपका नंबर बढ़े, दो ही तो चीज थी ना जिनसे ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, ठीक है। Hence we notice that single celled organisms, we are not very clear about the usage of the term growth and reproduction. तो हमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के केस में ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है अभी तक कि ग्रोथ में और उनकी रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है। वो ग्रो करते हैं तो वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ग्रो कर रहे हैं, राइट। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। कौन कौन से? म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। आपको पता है ना कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है, रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस नहीं होती। यानी अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो मरने ही जाएगा, बहुत सिंपल है। म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स आपके हाइब्रिड होते हैं डंकी एंड हॉर्सेस के बीच में, राइट। स्टेराइल वर्कर बीज जो बी हाइव में काम करती हैं, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स वो लोग भी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे। तो रिप्रोडक्शन भी एक ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता, right? Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. इस चीज को ना बहुत क्लियरली समझो, क्या चीज है ये, कि जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके नॉन लिविंग्स हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। वो अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपके घर में अगर वन चेयर है, एक चेयर है, तो वो चेयर अपने आप में चार चेयर नहीं बन सकती, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें उन ऑर्गेनिजम्स की जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, आपके पास एक म्यूल है, ठीक है। अब एक म्यूल अपने आप दो म्यूल नहीं बन सकते। इट डज नॉट मीन कि म्यूल लिविंग नहीं है, म्यूल बिल्कुल लिविंग है, लेकिन एक म्यूल से दो म्यूल तो बन ही नहीं रहे हैं। या जो आपके इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, ठीक है, इनफर्टाइल कपल्स में भी जरूरी नहीं है कि आपका जो है वो रिप्रोड्यूस करें, नहीं करते हैं, लेकिन इससे वो लोग नॉन लिविंग थोड़ी ना हो जाते हैं, है ना। हाँ ना बोल दिया करो भाई कमेंट्स में। ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास लिविंग्स का, मेटाबॉलिज्म। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक इनसाइड द बॉडी एक्टिविटी है, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म है वो इनसाइड द बॉडी एक्टिविटी है। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है देखते हैं, चलो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। हमारी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है, मान लो इस बात को, बता रही हूँ मैं पहले भी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केमिकल से बनते हैं, ठीक है। दीज केमिकल्स, स्मॉल बिग, बिलोंगिंग टू various classes, size, function, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecule. इस लाइन को समझो, जो केमिकल्स होते हैं चाहे वो छोटे हो बड़े हो, किसी भी साइज के हो, किसी भी फंक्शन के हो, वो कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं और दूसरे में चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है
उन केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आपकी बॉडी ने एक केमिकल बनाया, ठीक है, उस केमिकल से उसने बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स बना दिए। ठीक है, अब ये सारे केमिकल, जो सारी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज साथ साथ होती रहती हैं। अब जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको भूख भी लगाई होगी, ठीक है, आपने खाना भी खाया होगा, बहुत कुछ किया होगा। तो हमारी बॉडी में बहुत बहुत सारी केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती रहती हैं। ठीक है, वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ये चीज को समझो कि जो मेटाबॉलिज्म है वो यूनिसेलुलर के अंदर भी होता है, वो मल्टी सेलुलर के अंदर भी होता है। All plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. कितना ही छोटा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, कितना ही सिंगल सेल्ड, मल्टी सेल्ड, बहुत सारा सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, हर लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। राइट, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हम कितना रिएक्शन कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, उन सबको मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, इस चीज को याद रखना। ठीक है, इसको हाईलाइट भी कर लो बेशक आप, कि किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं मिलती है। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है, जो मेटाबॉलिज्म है, इसका मतलब क्या हम इसको एक डिफाइनिंग फीचर ले सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, ले सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस अलग चीज होती हैं, ठीक है, वो लिविंग के अंदर नहीं होती। आप H2SO4 के अंदर पानी मिला रहे हो, वो रिएक्शन जरूर है, लेकिन वो लिविंग के अंदर नहीं, वो रिएक्शन है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन बॉडी का, किसी भी बॉडी का, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, कोई भी, याद रखो इस चीज को, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। The metabolic reactions can be demonstrated outside the body in the cell free system, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, आप आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो है बॉडी के बाहर जो है दिखा सकते हो। इस चीज को समझो कि जो लिविंग्स है ना, लिविंग्स के अंदर की जो रिएक्शंस है, आप उसको बाहर करके दिखा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो नॉन लिविंग्स हैं उनके अंदर रिएक्शंस नहीं होती। ठीक है, hence while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception। ठीक है, समझे इस चीज को? क्या बोला मैंने कि जो मेटाबॉलिज्म है इज अ डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन था नहीं था, ग्रोथ था नहीं था, ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है वो एक विदाउट विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? दैट्स नाइस। तो हमने ह्यूमन यानी लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए 3 पॉइंट समझे। पहला हमने समझा ग्रोथ, ठीक है, लेकिन वो एक ऑल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सेकंड हमने समझा रिप्रोडक्शन, ठीक है, जरूरी है, क्यों? क्योंकि स्पीशीज को बढ़ाना है, लेकिन लिविंग जिंदा रहने के लिए जरूरी है नहीं है। थर्ड हमने देखा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जरूरी है, हाँ बिल्कुल है। अगर आप जो खाना खा रहे हो, उस खाने से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप काम कैसे करोगे? सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है आपकी कॉन्शियसनेस। बहुत बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, कभी किसी का हाथ गरम तवे पे लगा है? कमेंट्स में जरूर बताना, लगा तो कैसा लगा था। ठीक है, तो जो आपके बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस हैं, जो स्टिमुलस हैं, ठीक है, इनसे अगर आप रिस्पोंड कर रहे हो तो आप लिविंग हो। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, याद रखो। जो नॉन लिविंग्स होते हैं, जैसे कि है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका गेट है, घर का गेट, ठीक है, आपके माउंटेन्स हैं, रिवर है, क्या ये सब चीजें, जो माउंटेन है, क्या माउंटेन्स को ठंड लगती है? मुझे तो नहीं लगता। या गेट्स को लगती है?
क्या आप सर्दियों में अपने गेट को कंबल उठाकर सुलाते हो? नहीं, राइट? तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके एनवायरमेंट के स्टिमुलस से रिस्पोंड कर सके, चाहे वो स्टिमुलस आपका फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, वो आपकी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब हम हमारी बात करें, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। बचपन में पढ़े हैं ना, कौन कौन से होते हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स से स्टिमुलेट जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स हैं, इन सब से हम भी रिस्पॉन्ड करते हैं और प्लांट्स भी जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका मतलब ऑल लिविंग्स फ्रॉम प्रोकारियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकारियोट्स। प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स में तो डिफरेंस आपको पता है ना? प्रोकारियोट्स होते हैं जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है। ठीक है, यूकारियोट्स होते हैं ट्रू सेल्स। ठीक है, जिनके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती हैं, ये सारे। तो ये दोनों ही, प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स, ये दोनों ही आपके सेंस कर सकते हैं और एनवायरमेंटल स्टिमुलस से रिस्पोंड कर सकते हैं, राइट? फोटो पीरियड्स अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है, प्लांट्स में और एनिमल्स में। अब इस लाइन का क्या मतलब है? फोटो पीरियड का मतलब होता है कि आप कितना लाइट के एक्सपोज में हो। ठीक है, जो सनलाइट है वो आपको कितनी देर तक मिल रही है, वो फोटो पीरियड होता है। और जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जो अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, जो एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करते हैं, ठीक है, उन पर फोटो पीरियड का बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल्स केमिकल इंटरिंग देयर बॉडी। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, वो अपनी सराउंडिंग से अवेयर होते हैं। इसका मतलब उनके अंदर कॉन्शियसनेस होती है। इसका मतलब उनको पता होता है वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, और वो एनवायरमेंटल स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई अगर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो अभी तक हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा। नाउ कम्स टू द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जब ह्यूमन बीइंग्स के लिए आपको डिफाइन करना है, तो लिविंग स्टेट डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कोमा में हैं हॉस्पिटल में, जो वर्चुअली, जिनको अगर हम ध्यान दें तो उनके हार्ट और लंग्स को रिप्लेस करके काम कर रहे हैं। अगर वो मशीन्स हटा दे जाएं जो उनके लंग्स और हार्ट्स को जो है रिप्लेस करके काम कर रहे हैं, तो वो लोग मर जाएंगे, दे विल बी डेड। ठीक है, द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। तो क्या उस पेशेंट में कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है? तो क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? ठीक है, इन द हायर क्लासेस आप समझेंगे कि जो लिविंग है, जो लिविंग फिनोमिना है, वो बहुत सारे इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है। ठीक है, वेल हाँ, ये लिविंग है। ठीक है, ये लिविंग होगा मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के सेल्स बहुत सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेक्शन का क्या मतलब है? आपने एक चीज देखी होगी ना, कि आपके बहुत बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, जो सेल्स होते हैं, सेल से आपका टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू से आपके जो है ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना? तो होता क्या है कि जो सेल्स हैं, टिश्यूज की प्रॉपर्टी उसके सेल्स की वजह से होती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो टिश्यू की उनके सेल्स के इंटरेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, एक टिश्यू बनता ही जब है जब आपके सेल्स जो है वो बहुत ध्यान से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। ठीक है, जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल के अंदर नहीं है, लेकिन सेल्स के इंटरेक्शन की वजह से वो प्रॉपर्टी जो है वो बनती है। सिमिलरली द प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट इन द मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेली। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, पढ़ा है ना? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया
के अंदर बहुत सारे केमिकल से उसकी लेयरिंग बनी है, उसका मैट्रिक्स बना है, बहुत इस तरीके से, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी माइटोकॉन्ड्रिया की है वो उन केमिकल्स की नहीं हो सकती, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रॉपर्टी है वो उन केमिकल्स के इंटरेक्शन की वजह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो है आपका इंटरेक्शन, ठीक है। These interaction result in emergent properties at a higher level of organization. जब आपकी जो इंटरेक्शंस होती हैं ये बहुत बहुत डिफरेंट और बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है शो करते हैं जब वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। दिस फिनोमिनन इज द ट्रू इन हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ऑर्गेनिजम्स में हायरार्की होती है, उसमें ये चीज बहुत बहुत फिनोमिनन देखी जाती है, ठीक है। देयरफॉर वी ऑल कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। जो लिविंग्स होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इवॉल्विंग, समझदार, धीरे धीरे और समझदार होते जा रहे हैं। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम उनका होता है जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करता है। जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक की, लिविंग्स कैरेक्टरिस्टिक की, दैट वाज द कॉन्शियसनेस, ठीक है। जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, एक्सटर्नल स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करने की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है, ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी में हम पढ़ते क्या है, हम बेसिकली बायोलॉजी में यही पढ़ते हैं कि आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो लाइफ है वो अर्थ पर बनी कैसे है, ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, कि आपकी अर्थ पर जो लिविंग्स है वो कैसे इवोल्यूट हुए हैं, ठीक है, क्या उनमें चेंजेस आए हैं, कैसे वो बने हैं। इसका मतलब हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग्स हैं, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट के हो, चाहे वो फ्यूचर के बनने वाले हों, दे आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ सेम जेनेटिक मटेरियल ड्यू टू बट टू द वेरिंग डिग्रीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलते हैं ना कि जो चिकन होते हैं, जो हैन होती हैं, ठीक है, हैन आपकी डायनासोर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, उनसे इवोल्यूट होकर बने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने सुना होगा, हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि इंसान के पूर्वज बंदर थे, एक्चुअली थे नहीं, वो आप पढ़ोगे चैप्टर इवोल्यूशन में, लेकिन से बोलते हैं ना कि इंसान और बंदर बहुत बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत वेरिंग डिग्री पर, ठीक है। चिंपैंजी है, गोरिल्लाज हैं, ठीक है, ये बहुत बहुत सिमिलर हैं क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल कॉमन है, लेकिन अलग है क्योंकि वेरिंग डिग्री पर बहुत अलग तरीके से वो सिमिलर है, राइट। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना। ओके, तो इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे अबाउट द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, राइट। अब डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी का अगर हम लिटरल मतलब देखें तो वो होता है विभिन्नता, ठीक है, कि अलग अलग चीज होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी कैसी होती है, कितनी होती है। If you look around, you will see a large variety of living organism. अगर आप अपने आसपास देखोगे आपको बहुत सारे जो हैं, बहुत वैरायटी दिखेगी, बहुत अलग अलग जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे, ठीक है। चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, पेट एनिमल्स हैं या अदर एनिमल्स और प्लांट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन वो फिर भी हमारे आसपास हैं। बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी, ठीक है। अगर आप एरिया इंक्रीज करते हो, ऑब्जर्वेशंस करते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये रेंज और ये वैरायटी बहुत बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट में जाते हो, वहां पर आपको बहुत बहुत डिफरेंट जो है ग्रेटर नंबर ऑफ एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, अलग अलग, राइट। Each different kind of plant, animal, organism that you see represents a species. ये यहाँ पर एक important word है, ठीक है, species. The number of species that are known and described are between 1.7 to 1.8 million. ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, आपको क्या पता चलेगा कि जितने भी एनिमल्स आप देखते हो वो एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स,
आप हॉर्स को देखोगे तो हॉर्स एक स्पीशीज है, ठीक है। अगर आप डॉग देखते हो, डॉग एक स्पीशीज है। कैट को अगर आप देखते हो तो कैट एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करती है। तो हर एक जानवर एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। दैट वर्ड इज टेक्निकली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल का यहाँ मतलब है लिविंग के लिए जो वर्ड यूज होता है ना, दैट्स बायो, ठीक है। और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी होती है, दैट इज नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, राइट। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है, एंड आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर ना बहुत 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 सिंपल सी चीज, आप एक समझो। मान लो मैं एक वर्ड यूज करती हूँ शर्ट, SHIRT, शर्ट, ठीक है। आपको पता है वर्ल्ड में कितनी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, राइट। हर लैंग्वेज में हम शर्ट के लिए कोई अलग वर्ड यूज करते होंगे, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, अब बायोलॉजी में यानी साइंस में साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं। एक ऑर्गेनिज्म को हम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडी करते हैं। अगर सभी उन एनिमल्स को अपनी नेटिव लैंग्वेज में जो है कोई नाम दे देंगे तो फिर बाकी साइंटिस्ट को तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो इसीलिए हम एक देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से जाना जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं, दैट इज नॉमेनक्लेचर। कि साइंटिफिक नेम होते हैं हमारे पास ना, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हमारे पास साइंटिफिक नेम्स होते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इस नाम से जाना जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेशक उसको नेटिव लैंग्वेज में कुछ भी कहते हो, लेकिन अगर आप साइंटिस्ट से बात करोगे, ठीक है, तो वो आपको एक साइंटिफिक नाम से ही एक ऑर्गेनिज्म को पहचान सकेगा, ठीक है। जैसे मैंगो है, ठीक है, मैंगो को इंग्लिश में आप मैंगो कहते हो। अगर आप यूएसए जाओगे, ब्रिटेन जाओगे, जहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, वहां पे मैंगो को समझ जाओगे। लेकिन अगर आप वहां जाके कहोगे भाई मुझे आम दे दो तो वो कुछ नहीं समझेंगे। तो इसलिए आपको एक स्पेसिफिक नाम, एक साइंटिफिक नाम हम यूज करते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका ये नाम यूज होता है। ये नाम जो है ये है मैंगो का साइंटिफिक नेम, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर जो है, नेमिंग जब भी तो पॉसिबल है ना, जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करोगे करेक्टली, ठीक है, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके ही तो बाद आप उसको नॉमेनक्लेचर करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास, आपके स्कूल में कोई बच्चा है, ठीक है, तो आपको उसकी क्लास भी तो पता होनी चाहिए ना। आप तभी तो कहोगे कि 7th क्लास के सौरभ को बुला लाओ, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे सौरभ होंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो 7th क्लास का सौरभ है। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर एंड दिस इज द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, राइट। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। सो नाउ in order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each organism, ठीक है। अब स्टडी को इजी बनाने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या कर रखा है, उन्होंने एक प्रोसीजर बना रखा है। किस चीज का, ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिकली नेम करने का, ठीक है। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ये आपका नेमिंग प्रोसीजर है, ठीक है, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट भी किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, ठीक है। ICBN जो है आपका, ICBN क्या होता है, ICBN होता है आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जो ICBN है जो प्लांट्स के लिए काम करता है,
उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और क्राइटेरियाज हैं जिसके बेस पर जो है प्लांट्स के साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं। इसी तरीके से जो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बनाया हुआ है, ठीक है, जिनमें आप एनिमल के नॉमेनक्लेचर्स करते हो, ठीक है। जो साइंटिफिक नेम होता है वो हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है। इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आप किसी भी साइंटिस्ट को वो नाम यूज करोगे तो उसको समझ आ जाएगा कि आप किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो, ठीक है। दे ऑल्सो एंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो प्रेफर करते हैं, वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो नाम वो अब किसी ऑर्गेनिज्म का रख रहे हैं वो नाम पहले कभी यूज ना हुआ हो, राइट। सो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स का नाम रखने के लिए। और हर एक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जो नाम है, जो एनिमल्स के साइंटिफिक नाम है, जो लिविंग के साइंटिफिक नेम है, उनमें दो टर्म्स यूज होती है, दो कंपोनेंट होता है। फर्स्ट होता है जेनेरिक टर्म, सेकंड होती है उसकी स्पेसिफिक टर्म, ठीक है। और क्योंकि जस्ट बिकॉज ये जो आपका नॉमेनक्लेचर है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है तो इसे हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और वो दिया किसने था? दैट वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस, ठीक है। और हम आज तक भी इसी नॉमेनक्लेचर को यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम यूज अ टू वर्ड फॉर्मेट व्हिच वाज फाउंड कन्वीनियंट, ठीक है। तो दो वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी, ठीक है, ये पूरा नाम मिलके बनता है। ए है आपका जेनेरिक टर्म, बी है आपका स्पेसिफिक टर्म, राइट। इतना क्लियर हो गया सभी को? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ नेमिंग, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेंगे मैंगो का, ठीक है, मैंगो का एग्जांपल लेंगे क्या करने के लिए? ये समझने के लिए कि जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो कैसे रखे जाते हैं, आप उनको कैसे समझ सकते हो, राइट। इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। तो नेक्स्ट, तो अभी हम मैंगो जो है, मैंगो का एग्जांपल लेके पढ़ेंगे कि नेमिंग जो है, जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंगो का नाम लिखा हुआ है, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। क्या होता है? जो मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, ये है आपके मैंगो का साइंटिफिक नेम। यानी अगर आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाकर कहोगे, किसी भी साइंटिस्ट को कहोगे कि मुझे एक मैंजीफेरा इंडिका चाहिए, तो वो आपको पक्का मैंगो लाकर देगा, राइट। क्यों? क्योंकि जो मैंजीफेरा इंडिका है वो मैंगो का साइंटिफिक नेम है एंड द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो जो मैंजीफेरा है इट रिप्रेजेंट द जीनस नेम, ठीक है, एंड इंडिका रिप्रेजेंट द स्पीशीज, पर्टिकुलर आपके जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रूल्स क्या हैं नॉमेनक्लेचर के? हमने अभी भी देखा ना कि आईसीबीएन और आईसीजेडएन ने अपने अपने कुछ एक्सेप्टेड क्राइटेरिया जो है, जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो दिए हुए हैं कि नाम कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। द बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन, जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लैटिन में लिखे होते हैं, और अगर आप उनको टाइप कर रहे हो तो आप उनको इटैलिक्स में टाइप करोगे। देखो ये भी आपका इटैलिक्स में टाइप है, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये जो वर्ड है वो आपके लैटिनाइज्ड वर्ड है। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस, जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। जो सेकंड कंपोनेंट है आपका नेम का वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बोथ द वर्ड्स, जब भी आप इन वर्ड्स को लिखोगे, ठीक है, व्हेन दे आर हैंड रिटन, ठीक है, यू विल यूज, इनको अंडरलाइन किया जाएगा स्पेसिफिकली, और अगर आप इनको इटैलिक्स प्रिंट कर रहे हो तो इनको आप इटैलिक्स में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या बताया इन्होंने? द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, ठीक है। जो आपका फर्स्ट वर्ड है जीनस का, ठीक है, वो आपका कैपिटल लेटर्स में होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का नेम है, जो आपकी स्पीशीज है, वो
स्मॉल लेटर्स में लिखी जाएगी। ठीक है, तो आप चारों रूल्स यहाँ पे जो है इस नाम में अप्लाई करके देख सकते हो। कैसे? फर्स्ट रूल क्या है कि लैटिन वर्ड्स हैं, राइट, ये इंग्लिश के नहीं है। सेकंड वर्ड क्या है कि जो सेकंड पॉइंट क्या है, जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वर्ड स्पीशीज को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड रूल क्या है कि जब लिखे जाएंगे तो वो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये इटैलिक्स में है। और फोर्थ वर्ड क्या है कि फर्स्ट वर्ड जो है जीनस का वो बड़ा होगा, यहाँ पे एम कैपिटल है, ठीक है, और स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड छोटा होगा, यहाँ पे आई छोटा है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? दैट्स नाइस, राइट। सो इफ वी हैव द नेम ऑफ द ऑथर, हमारे पास अगर ऑथर का नाम भी है तो हम उसको स्पीशीज के बाद लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मेंजीफेरा इंडिका है, इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मेंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करती है आपके ऑथर का नाम। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज अबाउट द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है? So classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily and observable characteristics. ठीक है, कुछ easily observable characteristics के बेस पर हम anything किसी भी चीज को जो है हम categorize करते हैं। ठीक है, for example we easily recognize group of plant or animals or dogs, cats, insects। तो हम इन चीजों को easily जो है recognize कर लेते हैं। इन्हीं के बेस पर जो है हमने इनके जो है ग्रुप्स बना रखे हैं, इनकी कैटेगरीज, इनकी स्पीशीज, इनकी जीनस बना रखी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग। अगर मैं आपको कहती हूँ थिंक अबाउट अ डॉग, राइट, यू विल नॉट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, अ लायन और अ जिराफ, नॉट इवन अबाउट द कैट्स, राइट, यू विल थिंक ऑफ अ डॉग। दो पैर, लंबे से कान, भोबो राइट। तो इसीलिए ग्रुपिंग जरूरी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, राइट, अगर आप वीट के बारे में बोलते हो तो आपको क्या ध्यान, क्या क्या चीज जो है जो आपके माइंड में आएगी? वीट का प्लांट वो दिखेगा आपको। ठीक है, ना ही राइस का, ना कोई और प्लांट, ना कोई एनिमल, ना कुछ और। तो अगर इसलिए ही तो आपकी कैटेगरी जो है वो जरूरी है। जब आप डॉग्स के बारे में बोलोगे तो डॉग्स का ही सोचोगे। ठीक है, कैट्स है, मैमल्स है, वीट, राइस, प्लांट्स। अगर मैं आपको जैसे फ्लावर कहूँ, थिंक अबाउट अ फ्लावर, ठीक है, तो आप रोज, लोटस, ठीक है, लिली, इन सब के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको पर्टिकुलर कहूँ थिंक अबाउट अ रोज, तो आपको एक रेड रंग का रोज दिमाग में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने उस प्लांट का नाम रोज रख रखा है और सभी उसको रोज के नाम से जानते हैं। सो द स्पेसिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा, राइट, जो हमने शुरू में बात की थी ना, टेक्सा। तो टेक्सा क्या होता है? ये जो कैटेगरीज होती है ना, जिनमें हमने एनिमल्स को जो है कैटेगराइज कर रखा है, उन कैटेगरीज को टेक्सा कहा जाता है, राइट। So here you must recognize that taxa can indicate categories at various different levels. ठीक है, प्लांट्स वर्ड भी एक टैक्सा है। ठीक है, अगर आप प्लांट्स और एनिमल की बात करो, ठीक है, प्लांट्स हैं और एनिमल हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की बात करो तो प्लांट्स भी एक टैक्सा है और एनिमल भी एक टैक्सा है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग तरीके की हैं। ठीक है, फिर प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करूं फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो वो अलग टैक्सा है। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूं कि जो वाटर प्लांट्स हैं वो, या जो लैंड पे रहते हैं वो प्लांट्स अलग अलग। तो ये सभी के सभी कैटेगरीज जो है वो टैक्सा है। ठीक है, एनिमल्स भी एक टैक्सा है। एनिमल्स के अंदर मैमल्स की अगर आप बात करो तो वो भी टैक्सा है, डॉग्स की बात करो वो भी टैक्सा है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स तीनों डिफरेंट लेवल्स पर टैक्सा है। एनिमल किंगडम है, ठीक है, मैमल अलग चीज है, डॉग्स अलग चीज है। ठीक है, मैमल्स के अंदर डॉग्स भी आता है, ह्यूमंस भी आते हैं, कैट्स भी आती हैं, बहुत बहुत सारी चीजें आती हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग डिफरेंट टैक्सास हैं, राइट। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उनको क्लासिफाई कर रखा है किस चीज में? इनटू डिफरेंट टैक्सा। और ये टैक्सा अलग अलग लेवल्स पर होती है। तो इसी
क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को कहा जाता है टेक्सोनॉमी, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। और ये टैक्सा होते क्या क्या है, किस किस बेस पर? आपके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स पर, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है कि वो कैसे रहता है, कहाँ रहता है, किस हिसाब का है। इन सभी चीजों के बेस पर जो है आपकी टेक्सोनोमी होती है। इसी चीजों के बेस पर हम अलग अलग टैक्सा बनाते हैं, ठीक है। टेक्सोन जो है वो सिंगुलर है, टेक्सोन, ठीक है। टेक्सा प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये चीज हम करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। सो दीज आर द जो डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर है, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, ये सारे बहुत एसेंशियल, ठीक है, बेसिस होते हैं मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज के। Hence the characterization, identification, classification, nomenclature ये आपके टैक्सोनॉमी के इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं, ठीक है। आपको अगर पता ही नहीं होगा कि ये क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, या आप पहचान नहीं पाओगे, या आप उसको क्लासिफाई नहीं कर पाओगे, या फिर आप उसको नोमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे, तो आप उसको आप उसको उस ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी कैसे करोगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो टैक्सोनॉमी समझने के लिए आपको कैरेक्टराइजेशन आना चाहिए, ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, उसकी क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए कि कैसे करते हैं, और उसका नोमेनक्लेचर करना आपको आना चाहिए। तभी, सिर्फ तभी आप टैक्सोनॉमी जो है वो कर पाओगे। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी नई नहीं है, हम हमेशा से चीजों को कैटेगराइज करते आए हैं, राइट। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms. Humans में बहुत जो है बहुत बहुत क्यूरियोसिटी होती है बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने की, राइट। पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर यूज, ठीक है। हमें हर चीज के बारे में जानना है, ये क्या होता है और क्यों होता है, और इसका यूज क्या होता है, हम उस चीज को हमारे यूज में कैसे ला सकते हैं। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। इसीलिए ही अर्लीस्ट जो है, कभी से बहुत पुराने टाइम से जो है क्लासिफिकेशन यूज होती आ रही है, क्लासिफिकेशन हम करते आ रहे हैं, टेक्सोनॉमी हम करते आ रहे हैं, ठीक है। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ठीक है, कौन से खाने के काम आते हैं, कौन से भगाने के काम आते हैं, इन सभी के बेसिस पर जो है वो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन आपकी हुई थी, राइट। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया है। दैट्स नाइस। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिस्टम्स के बारे में, ठीक है, कि सिस्टमैटिक्स क्या, मतलब क्या हर चीज हम करते हैं, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस अलोंग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो रिलेशनशिप अमंग देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बायोलॉजी में आप जो मेन चीज पढ़ते हो, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो रिलेशंस भी होती है, कैसे, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड होता है। आपने फूड वेब और फूड चेन के बारे में सुना होगा ना, फूड चेन, फूड वेब होता है, ठीक है, आपने इन सबके बारे में सुना है, ठीक है। फूड वेब के थ्रू ही आप देखोगे कि अदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप्स वाली ब्रांच है ना, ये जो स्टडी है, इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन सा? सिस्टेमा। बायो में हर चीज कहीं ना कहीं से डिराइव होती है, और वो मोस्टली आपको लेटिन से मिलेगी, ठीक है। तो लैटिन एक वर्ड है सिस्टेमा, ठीक है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आता भी है 1 मार्क में, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कि जो आपका ये है सिस्टेमा, उसका क्या मतलब होता है? सिस्टेमा मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आपके ऑर्गेनिजम्स की अरेंजमेंट जो है उसको हम कहते हैं सिस्टेमा। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचरे एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। जो लीनियस था, जो उसकी पब्लिकेशन थी, उसका उसने नाम रखा था सिस्टेमा नेचरे, ठीक है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification.
अगेन सेम चीज, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपका जो है ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप उसका नोमेनक्लेचर नहीं करोगे, ठीक है, आप उसकी टैक्सोनॉमी नहीं करोगे, आपको उस ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक्स नहीं पता चल सकता, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? दैट्स नाइस। तो सिस्टमैटिक्स का मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, राइट? जो hen है, हम कहते हैं कि hen जो है वो डायनासोर से रिलेटेड है, ठीक है? क्यों कहते हैं डायनो से? क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें उनके बीच रिलेशनशिप लगता है, हमें उनके बीच सिमिलैरिटीज लगती है। तो ऐसे ही बहुत बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जो हमें सिस्टमैटिक्स के थ्रू पता चलता है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। नाइस। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, राइट? हमने शुरू में बोला था ना कि टैक्सॉन्स होते हैं, टैक्सा होते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती है, टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, ठीक है? तो हम अभी करेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होती है, ठीक है? अभी हमने देखा था कि क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। जब हम चीजों को कैटेगराइज करते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन करना, राइट? So classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each steps represent a rank or a category, ठीक है? ये बहुत बहुत इंटर रिलेटेड चीज है, अगर आप इस कंसेप्ट को समझो ना, बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, ठीक है? क्या कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं वो एक स्टेप नहीं होती, ठीक है? आपको ये नहीं है कि आपने जैसे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके पास अल्फाबेट है, उसमें से आपने कॉन्सोनेंट अलग निकाल दिए और वोवल्स अलग निकाल दिए, ठीक है, हो गया हमारा जो है क्लासिफिकेशन। लेकिन जो हम लिविंग वर्ल्ड की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो ऐसी सिंगल स्टेप क्लासिफिकेशन नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, ए बी सी, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं आप बनाओगे, और उन्हीं ग्रुप्स को हम जो है रैंक और कैटेगरी कहते हैं, राइट? सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ठीक है, क्योंकि जो आपकी कैटेगरी है वो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है, इसीलिए हम इन कैटेगरीज को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं, राइट? एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। बहुत सिंपल सी चीज है, ये हम क्लासिफाई कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में से, ठीक है? इसमें से ये सिंगल स्टेप क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है? ये मल्टी स्टेप क्लासिफिकेशंस है, और इसमें जितनी भी आपकी क्लासिफिकेशंस है, जो कैटेगरीज है, उनको हम रैंक कहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो कैटेगरीज हैं ये टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट का पार्ट है, तो हम इन्हें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, राइट? All categories together constitute taxonomical hierarchy. Hierarchy क्या होती है? पहली बात तो ये समझो, ठीक है? जब आप चीजों को उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो जो सारा अरेंजमेंट बनता है दैट इज नोन एज हायरार्की, ठीक है? और क्योंकि ये हमारा टैक्सोनॉमिक से रिलेटेड है, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, उनकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, दैट इज वाई हम इनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है? जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको हम एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, ठीक है? ये जो कैटेगरीज है ना, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इनको हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम कैटेगरी कहते हैं, इसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? जो आपकी बेसिक जितने भी आपके रैंक्स हैं, जैसे आपका ए बी सी डी है, तो ए एक कैटेगरी है, यानी ए एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसका मतलब हम उसे टैक्सोन भी कह सकते हैं, ठीक है? तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। जो आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है और हायरार्की है, हम उनको एक एग्जांपल के थ्रू जो है इलस्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे? इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स जो है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉमन फीचर शेयर करते हैं, जैसे उनके 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ठीक है? इट मींस insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. insects जो हैं वो एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर
जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होती हैं। इसका मतलब आप कभी भी देखोगे जिसके पास भी 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, हम उन्हें इंसेक्ट की कैटेगरी में यानी इंसेक्ट की रैंक में, इंसेक्ट के टैक्सा में, इंसेक्ट के टैक्सॉन में उसको जो है ऐड कर देते हैं, राइट। उसको वहां ग्रुप कर देते हैं, वहां उसको कैटेगराइज कर देते हैं। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरीज फर्दर डिनोट्स रैंक, ठीक है। जितनी भी रैंक है, जो टैक्सॉन्स हैं, वो एक क्लासिफिकेशन की यूनिट है, ठीक है। जो हमारी क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसकी यूनिट होती है आपकी जो टैक्सॉन्स है, जो रैंक है, ठीक है। These taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates, ठीक है। तो जो ये आपके ग्रुप्स हैं, जो आपके टैक्सोनॉमिक्स हैं, ठीक है, ये पूरे के पूरे बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर ही हम इनको जो है कैटेगराइज नहीं करते, ये बहुत सारी चीजों पर जो है डिपेंड करता है। The taxonomical studies of all non-organisms have led to a development of common categories such as kingdom, phylum और division. Plants के लिए हम division use करते हैं, animals के लिए हम word phylum use करते हैं, class, order, family, genus and species. अब ये सब चीजें क्या हैं, ये अजीब अजीब नाम क्या हैं, ये अजीब अजीब नाम है आपकी categories, ठीक है। कैटेगरीज इन द सेंस हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। हमने ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, किंगडम्स के ग्रुप में डिवाइड किया है। देन किंगडम्स को फर्दर फाइलम, एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या होता है, राइट, डिवीजन, ठीक है। प्लांट्स में हमने फाइलम और डिवीजन में कैटेगराइज किया है, ठीक है। हर फाइलम और डिवीजन में अपनी अपनी बहुत सारी क्लासेस हैं, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर हैं, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज हैं, जीनस हैं एंड देन उनकी स्पीशीज हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे जो है समझ सकते हैं कि आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, राइट, बहुत सारे बच्चे यानी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। हमने उनको अलग अलग क्लासेस में जो है डिवाइड करा है, ठीक है, वो आपके किंगडम हो गए, ठीक है। देन उन क्लासेस में अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है, उनमें फिर वो बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारी कैटेगरीज छोटी सी बनी, जैसे क्लासेस हैं, ठीक है, देन उनके सेक्शंस हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बनी। तो ये जो कैटेगरीज हैं, ये इसी तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। All organisms, including those in the plant and animal kingdoms, have species as the lowest categories. ठीक है, जो आपके कोई भी सिस्टम है, जो आपका प्लांट किंगडम है या जो आपका एनिमल किंगडम है, इनके अंदर जो स्पीशीज होती हैं वो आपकी सबसे छोटी जो है लोवेस्ट कैटेगरी होती है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा जो आपके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते हैं वो स्पीशीज में होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? दैट्स नाइस। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज डू कमेंट्स। नाउ द क्वेश्चन you may ask is how to place an organism in the various categories. अब हमारे पास कितनी सारी कैटेगरीज आप देख सकते हैं, हमारे पास किंगडम है, हमारे पास फाइलम्स हैं, डिविजन्स हैं, क्लासेस हैं, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, हमारे पास कितना कुछ है। तो हम इन कितना कुछ को जो है ऑर्गेनिजम्स को इन सभी में जो है कैटेगराइज कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि जो सामने ऑर्गेनिज्म रखा है वो हमें कौन से किंगडम में डालना है, कौन से फाइलम या डिवीजन में डालना है, कौन सी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन आपको उसकी स्पीशीज तक भी डालनी होती है, ठीक है। हम इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते, किसी भी स्टेप पर हम इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते होते। The basic requirement is the knowledge of the characters of an individual or group of organisms, right? इस लाइन को दोबारा पढ़ो, इस लाइन को दोबारा समझो। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज, किस चीज की नॉलेज? ऑफ द कैरेक्टर्स, राइट, कैरेक्टर्स की नॉलेज, कौन से? इंडिविजुअल्स और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इंसेक्ट्स होने के लिए क्या चीज जरूरी है, तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को इंसेक्ट कैसे कैटेगराइज कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। अगर आपको यही नहीं पता कि इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं, तो आप मे बी किसी गाय भैंस को भी इंसेक्ट बोल दो। दैट मेक सेंस, राइट।
ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी एनिमल को इंसेक्ट के रूप में कैटेगराइज करना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इंसेक्ट क्या होते हैं। ठीक है। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज। यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको जिन ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करना है और जिन कैटेगरी में उनको कैटेगराइज करना है, आपको उस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सिंपल चीज है ये। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं टॉपिक्स, बस समझना आना चाहिए। This helps in identifying the similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as the other kind of organisms। ठीक है, ये आपको हेल्प करता है, ये नॉलेज आपको हेल्प करती है किस चीज में, कि आप सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस समझ सकें दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच या सेम काइंड के ऑर्गेनिजम्स के बीच। ठीक है, यहां तक आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्पीशीज से। वेल, किंगडम सबसे बड़ा होता है तो हम स्पीशीज से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्पीशीज सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को आपको डिफाइन करती है। ठीक है, हमने अभी भी देखा था ना कि जो स्पीशीज है वो लोवेस्ट कैटेगरी होती है, याद रख लिया करो, पीछे की स्लाइड में था वो। ठीक है, so taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species। ठीक है, समझो इस चीज को, क्या कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम सेम स्पीशीज में डालते हैं। आप एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ जाओगे इन चीज को। ठीक है, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अनदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। राइट, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस कौन से होते हैं, ये वर्ड आपने शायद पहली बार सुना होगा। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब होता है वो डिफरेंसेस जो आप सामने से देखकर बता सकते हो। जो फिजिकल डिफरेंसेस होता है ना, वो होते हैं आपके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। बायो में हर सिंपल चीज के लिए कोई ना कोई वर्ड मिलेगा आपको, डोंट वरी। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका। किसी को याद है कि मैंजीफेरा इंडिका हमने किसका नेम बताया था? देखो यहाँ पे ब्रैकेट में जो पैरेंथेसिस में लिखा भी नहीं हुआ है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि मैंजीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है। हमने शुरू में डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो अब होता क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास मैंजीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। ठीक है, ये तीन हमारे पास एग्जाम्पल है। ऑल द थ्री नेम्स दैट इज इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, दिस रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। ठीक है, जब हमने नॉमेनक्लेचर देखा था तो हमने क्या चीज देखी थी कि पहली बात तो ये कि जो नॉमेनक्लेचर है वो कैसा होता है, वो होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्यों होता है, क्योंकि आपके नॉमेनक्लेचर के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि जो फर्स्ट वर्ड होता है सोलैनम है जैसे इसमें, वो आपकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका लास्ट वर्ड होता है, जो सेकंड वर्ड होता है, वो आपकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे सोलैनम ट्यूबरोसम है, एंड सोलैनम का एस बड़ा आएगा, ट्यूबरोसम का टी छोटा आएगा। ये हमेशा याद रखना, ये गलतियां बायो में अलाउड नहीं होती हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक कोड है, जो बेसिक चीजें हैं, और ये आपको हमेशा आनी चाहिए। राइट, तो जो थ्री नेम्स हैं, इंडिका है आपका, लियो है, ट्यूबरोसम है, ये तीनों वर्ड्स, ये तीनों कंपोनेंट आपके एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, while द फर्स्ट वर्ड जैसे मैंजीफेरा, सोलैनम एंड पैंथेरा, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? राइट, जिसने सही बोला है, ये आपकी जेनेरा को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपकी जीनस है, जीनस को जेनेरा भी बोलते हैं, ये आपकी जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरीज। ठीक है, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स। हर जीनस में कोई ना कोई जो है स्पीशीज होती है, हर जीनस में कोई ना कोई स्पेसिफिक एपिथेट होता है जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। इनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, द पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। ठीक है, जो पैंथेरा है, जो पैंथेरा जीनस है, उसके अंदर एक और स्पीशीज है जिसको हम टिग्रिस बोलते हैं। ठीक है, टिग्रिस से कुछ याद आया? हाँ, विनी द पू, उसको देख लेना। ठीक है, come back to the topic.
सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम एंड मेलोजिना, ठीक है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज कॉल्ड सेपियंस, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सैपियन स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, ठीक है। अगर आपको स्पीशीज पता है कि सैपियंस है, जीनस पता है कि होमो है, तो साइंटिफिक नाम क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, दिया भी हुआ देखो यहाँ पे, ये होगा होमो सैपियंस, ठीक है। इसका मतलब जो ह्यूमंस हैं उनका साइंटिफिक नाम क्या है? ह्यूमंस का साइंटिफिक नाम है होमो सैपियंस। जिसको समझ आया वेरी गुड, जिसको कोई डाउट रह गया कमेंट बॉक्स आर ओपन। नाइस। द सेकंड जो आपकी स्पीशीज से थोड़ी सी हायर लेवल का टैक्सोन है वो कौन सा है? राइट, दैट्स जीनस, ठीक है। जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to the species of another genre. दोबारा समझो, जीनस comprises a group of related species, ठीक है, which has more characters in common in comparison to the species of another genre. For example, A, E, B, B and C, ठीक है। अब इन 4 लेटर्स में आप A और E को एक साथ ग्रुप करोगे, B और C को एक साथ ग्रुप करोगे, क्यों? क्योंकि A और E जो है वो आपके वोवल्स हैं, राइट, और B और C जो है वो आपके हैं कॉन्सोनेंट्स, है ना। अब आपने ऐसा क्यों किया? दैट्स कॉमन सेंस कि जो A और E है वो वोवल्स है, तो हमने उनको सेम ग्रुप में डाल दिया। B और C जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। हालांकि है तो ये सारे अल्फाबेट्स ना, है तो ये सारे अल्फाबेट्स, लेकिन हमने इनको ग्रुप क्यों किया? क्योंकि इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। हमने A को B के साथ ग्रुप क्यों नहीं किया? क्योंकि A और B में जो है सिमिलैरिटीज कम है, लेकिन A और E में ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे किया, we can say that genera are aggregates of closely related species, ठीक है। आपके जेनरा के अंदर जो है, जीनस के अंदर जो है आपके क्या आते हैं? बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, ठीक है, जो आपकी से बहुत क्लोजली रिलेटेड होती हैं, ठीक है। For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum. Well, ये बच्चों को बायो पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि जो पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो एंड ब्रिंजल, ठीक है, ये सेम फैमिली के सेम जीनस के लोग हैं, ठीक है, ये कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो लायन है जिसका नाम था पैंथरा लियो, और जो लेपर्ड है जिसका नाम है पैंथरा पार्डस, और जो टाइगर है जिसका नाम है पैंथरा टिग्रिस, राइट। आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? एग्जैक्टली, जो फर्स्ट कंपोनेंट है इनके नाम का वो सेम है, पैंथरा, पैंथरा एंड पैंथरा। इनकी स्पीशीज अलग अलग है लेकिन इनकी जीनस सेम है, with several common features are all species of the genus Panthera, ठीक है। This genus differs from another genus Felis which includes cats. Cats are amazing organisms, लेकिन वो उनकी जीनस डिफरेंट है, उनकी जीनस का नाम है Felis, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फैमिलीज की। वेल, फैमिलीज इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। सो फैमिली जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी फैमिली। फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरास विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज। अब आप धीरे धीरे देखोगे कि ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको स्पीशीज में मिलेंगी, उससे कम जीनस में, उससे कम आपको मिल रही है फैमिली में, ठीक है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज, ठीक है। अगर हम सिर्फ प्लांट स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो उनकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों टाइप के फीचर्स पर जो है वो बेस्ड होती है, ठीक है। अमंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरास, कौन कौन से? सोलैनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलनेशी। प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत सारी सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो CEAE इसको हम शी बोलते हैं, सोलनेशी, ठीक है।
तो जो आपके सोलैनम है या पिटूनिया है, जो धतूरा है, ये सेम फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से? फैमिली सोलनेशी। ठीक है, और ये फैमिली वर्ड का कैरेक्टरिस्टिक भी होता है कि वो CEAE वर्ड पर खत्म होती है। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल हम अभी पैंथरा की ही बात कर रहे थे, द जीनस पैंथरा कंप्राइज लायन, टाइगर एंड लेपर्ड इज पुट अलोंग विद द जीनस फेलिस इन द फैमिली फेलिडे। एनिमल्स की फैमिली DAE पर खत्म होती है और प्लांट्स की फैमिली CEAE पर खत्म होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या कि एनिमल्स में जो पैंथरा जीनस है वो फेलिस जीनस के साथ हमने रखा हुआ है। ठीक है, पैंथरा जीनस में आपके आते हैं टाइगर, लायन और लेपर्ड्स। ठीक है, और आपकी जो फेलिस जीनस है उसमें आती हैं आपकी कैट्स, बिली मोसी। यप, ठीक है, तो ये जो फेलिस फैमिली है, फेलिडे फैमिली है, उसी के अंदर आपके पैंथरा और फेलिस दोनों जीनस आते हैं। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। ठीक है, जो कैट्स एंड डॉग्स हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज भी हैं, दोनों चार पैर पर चलते हैं, दोनों की पूंछ होती है। ठीक है, दोनों की मूंछ भी होती है। ही। ठीक है, तो कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, इनमें सिमिलैरिटीज भी हैं, इनमें डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस, कुत्ता भौ भौ करता है, कैट म्याऊ म्याऊ करती है। You will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families. ठीक है, कैट की फैमिली होती है फेलिडे और डॉग की फैमिली होती है कैनिडे, इसीलिए उनके कैनाइन्स लंबे लंबे होते हैं। वाओ, राइट। तो ये हो गया हमारा फैमिली का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर। हाँ, वही वाला ऑर्डर जो जज देता है, लेकिन ये वो वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है? यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज, दे आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो आपकी फैमिलीज हैं या आपकी जीनस हैं, जो आपकी स्पीशीज हैं, ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो है बेस्ड होती हैं। जनरली order and the other higher taxonomic categories are identified based on aggregates of characters। ठीक है, यहाँ पे आप एक कैरेक्टर को नहीं ले सकते हो। ठीक है, इतना इजी नहीं होता इनको डिफरेंशिएट करना कि आप इसको एक ही कैरेक्टर में ले लो। ठीक है, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर, ठीक है, तब आप इनको जो है क्लासिफाई करते हो। Orders being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters। ठीक है, जैसे जैसे आप हायर क्लासिफिकेशन पर जाते जाओगे वैसे वैसे आपकी सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। ठीक है, तो जो ऑर्डर है, जो कि एक हायर कैटेगरी है, वो फैमिलीज की असेंबलेज से बना है जिसमें थोड़े से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। The similar characters are less in number as compared to different genera that includes family। ठीक है, similarities कम होती हैं। The plant families like Convolvulaceae and Solanaceae, they are included in the order Polymoniales based on the floral characters। ठीक है, ये आपके floral character पर based होती है। फैमिली है आपकी Solanaceae and Convolvulaceae। Right. The animal order Carnivora includes the family like Felidae and Canidae। अब cats और dogs में बहुत सारे differences है, लेकिन common चीज क्या है कि वो दोनों carnivores होते हैं। ठीक है, बेसिकली, राइट, जो इनके ancestors होते हैं, ठीक है, जो इनका natural habitat है वो carnivores है। Wild dogs सुना है ना, hounds, ये जो है hounds जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बुरे शिकारी होते हैं, मतलब बुरे इन द सेंस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। एंड फेलिडे यानी जो आपकी टाइगर फैमिलीज हैं, दे आर क्वाइट पॉपुलर इन द जंगल। ठीक है, तो वो भी आपकी कार्निवोर्स होती हैं। और इसी तरीके से आपकी कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है आपकी क्लासेस। ठीक है, इसमें आपके रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा comprising the monkey, gorilla, and gibbon is placed in the class Mammalia along with the order Carnivora that includes the animals like tiger, cats, and dog. The class Mammalia has other orders as well। इस चीज को दोबारा समझते हैं। हमारे ऑर्डर का नाम है प्राइमेटा। ठीक है, जिसके अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ठीक है,
इनको भी साथ में रखा है किसमें, मैमेलिया के अंदर, जिसमें आपके ऑर्डर कार्निवोर्स भी हैं, जो आपके हैं टाइगर, कैट्स एंड डॉग्स, यानी आपकी सेम क्लास के अंदर, ठीक है, आपके मंकी भी आते हैं, ठीक है, जो ऑर्डर प्राइमेटा है वो भी है, ठीक है, और ऑर्डर कार्निवोरा भी है। इसको ऐसे समझो कि आपका क्लास है मैमेलिया, ठीक है, मैमेलिया के अंदर जो है आपके क्या क्या है, मैमेलिया के अंदर आपके ऑर्डर है कौन सा, प्राइमेटा, ठीक है, मैमेलिया जो है वो क्लास है, क्लास मैमेलिया, इसमें ऑर्डर है प्राइमेटा, और एक ऑर्डर है इसके अंदर आपका कार्निवोरा, ठीक है, ये दोनों क्लासेस हैं। अब प्राइमेटा के अंदर आ गए आपके मंकी आ गए, ठीक है, आपके गिब्बन्स आ गए, ठीक है, और ये सारे आ गए। जो कार्निवोरा है उसके अंदर आ गया आपके डॉग्स, आपके कैट्स, लायन, टाइगर, ये सारे आपके कार्निवोर्स के अंदर आ गए, लेकिन ये सेम क्लास यानी आपकी सेम मेमेलिया क्लास के अंदर आते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक कोई भी जो है आपको इशू ना आया हो। अगर इशू आया भी है देन प्लीज डू कमेंट्स, वहां पर आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा का रिप्लाई करने की, राइट। नेक्स्ट इज फाइलम, classes comprising animals like fishes, amphibian, reptiles, birds, along with the mammals constitute the next higher category is called phylum, ठीक है। अब बहुत सारी क्लासेस मिलकर जो है वो फाइलम बनाती हैं, जो आपके फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, ये सारी क्लासेस हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे फाइलम का नाम क्या है, फाइलम का नाम है आपका यहाँ पे आपका एक फाइलम है जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस है। कौन कौन सी क्लासेस हैं? यहाँ पे है आपका फिशेस है, ठीक है, एम्फीबियंस हैं, आपके रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं आपके बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, ये सारे जो हैं आपके क्लासेस हैं, और इन सभी क्लासेस को आपने एक फाइलम में कैटेगराइज किया है। ऑल द all these based on the common features like presence of notochord and the dorsal hollow neural system, ये आप आगे देखोगे, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो बैकबोन होती है स्पाइनल कॉर्ड वो इनमें प्रेजेंट होती है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम इनका होता है, और इन सबको हमने कौन से फाइलम में डाला हुआ है, फाइलम कोर्डेटा, क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्लासेस जो हैं आपकी फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, इन सबको आपने फाइलम कोर्डेटा के अंदर डाला हुआ है। And in case of plants, classes with a few similar characters are assigned to higher category called division. Plants के अंदर phylums नहीं होते, plants के अंदर phylum की जगह होती हैं आपकी divisions, ठीक है। आपके plants में जो है divisions होती हैं, plants में phylums नहीं होते, ठीक है। और अभी है आपका जो सबसे बड़ी जो कैटेगरी है आपकी वो आती है आपके किंगडम्स की, ठीक है। ऑल द एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, ये फाइलम का प्लूरल है, इसको कुछ और मत समझना, कोई और नया वर्ड नहीं है, ये फाइलम का प्लूरल है। तो जो जितने भी आपके अलग अलग फाइला है उन सबको आपने एक हाईएस्ट कैटेगरी में डाला हुआ है, जो आपका है किंगडम एनिमलिया, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारा एनिमल जो है सिस्टम का है क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आपका एनिमलिया जो किंगडम है वो आपकी हाईएस्ट कैटेगरी है। द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट कंप्राइज ऑल द प्लांट्स फॉर द फ्रॉम द वेरियस डिविजन्स, जो आपके फाइलम का एनालॉगस है डिविजन्स, उन सबको मिला के आपका किंगडम प्लांटे बनता है। Henceforth, we will refer to these two groups as animals and plant kingdoms. Kingdom Animalia को हम animal kingdom कहते हैं और kingdom Plantae को हम plant kingdom कहते हैं. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in the ascending order in the figure 1.1. ठीक है, फिगर 1.1 में अगर आप देखेंगे आपकी बुक में है, बना भी हुआ है एनसीईआरटी में, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज है। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? ठीक है, सबसे बड़ी होती है आपकी किंगडम, ठीक है, किंगडम के बाद आती है आपकी फाइलम, ये आपको याद रहनी चाहिए, कर लो, किंगडम, फाइलम और क्लास, देन आते हैं आपके ऑर्डर्स, देन आती हैं आपकी फैमिलीज,
ठीक है। देन आती है आपकी जीनस एंड देन आती है आपकी स्पीशीज। तो ये है आपका जो हायरार्की होती है वो कुछ इस किस्म की होती है, राइट। कौन कौन सी? आपका सबसे बड़ा है किंगडम, देन फाइलम, या फिर प्लांट्स के केस में डिवीजन। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इनको याद रखने का एक तरीका बताऊं? इनका फर्स्ट लेटर देखो, कीप plants, keep pots clean, और family get sick। बहुत इजी तरीका, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये आपका फिगर 1 में ये चीज दी हुई थी, ये आपके असेंडिंग ऑर्डर है आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, राइट। दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज, ये आपकी ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इनके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज भी होती हैं, ठीक है। फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे टैक्सॉन्स हैं। तो ये आपका जो है किंगडम का टॉपिक है, ठीक है। लुक एट द हायरार्की इन द फिगर 1.1 इस आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? आपको अरेंजमेंट के बेसिस याद है, ठीक है। अगर आपको अरेंजमेंट के बेसिस याद है तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। एग्जैक्टली, आपके सबसे ज्यादा जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो स्पीशीज में होते हैं, और सबसे कम कॉमन कैरेक्टर आपके होते हैं किंगडम्स में, ठीक है। लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर मेंबर्स विद इन द वन टैक्सन शेयर। जितना छोटा टैक्सा, जितना लो लेवल का टैक्सा, उतने ही ज्यादा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर होते हैं विद इन द मेंबर्स ऑफ द टैक्सा। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to the other taxa at the same level, ठीक है। तो जितनी ज्यादा बड़ी कैटेगरी होगी, ठीक है, वहीं पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसके रिलेशनशिप को मेजर करना, ठीक है। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया हो, ठीक है। जो हमने डिवीजन देखी है वो आप लोगों को क्लियर हो गई है। नाइस। ओके, सो दिस इज टेबल 1.1 जिसमें आप देखेंगे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के आपको एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है। उनके कॉमन नेम और उनके बायोलॉजिकल नेम के साथ एग्जैक्टली आपकी पूरी की पूरी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दी हुई हैं, ठीक है। जिससे आपको जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट है मैन, कॉमन नेम है मैन, बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमिलिया, फाइलम कोर्डेटा, ठीक है। सेकंड आपका हाउस फ्लाई, बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। इसमें जीनस क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सॉरी, फैमिली स्पीशीज क्या है, जीनस नहीं, स्पीशीज क्या है, लिख के बताओ। उसके बाद है जीनस मस्का, फैमिली मस्किडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम अर्थ्रोपोडा। आई नो थोड़ा साउथ इंडियन साउंड करता है बट ठीक है, यही वर्ड है, याद करना पड़ेगा। उसके बाद है मैंगो, ठीक है, कॉमन नेम मैंगो, बायोलॉजिकल नेम मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, जीनस मेंजीफेरा, फैमिली अनाकार्डेशे, ठीक है, ऑर्डर सैपिंडेल्स, क्लास डाइकोट्स, डिवीजन एंजियोस्पर्मे, ठीक है। देन है आपके वीट्स, वीट बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएशी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोट्स, और इसका डिवीजन है आपका एंजियोस्पर्मे। तो यहाँ पे आपकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज खत्म हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इन चीजों को समझ सकते हैं बहुत इजीली कि जो स्पीशीज होती हैं उसमें मोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलते हैं। जो आपका डिवीजन होता है, देन आपका किंगडम होता है, वहां पे आपको लीस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, ठीक है। इन सब का किंगडम क्या क्या है अगर हम यहाँ पे लिखेंगे किंगडम, मैन का किंगडम एनिमलिया, हाउस फ्लाई का एनिमलिया, मैंगो का प्लांटे, और वीट का भी किंगडम प्लांटे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई इशू नहीं रहा होगा, अभी तक क्लियर हो गया सभी को। दैट्स नाइस। ओके, सो लास्ट टॉपिक इन द इंडेक्स इज टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है।
यहाँ पे हम देखेंगे कि टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। अगर आप इसके नाम को लिटरल मीनिंग चेक करें तो आपको टेक्सोनॉमिकल से जो है टेक्सा याद आ रहा होगा ना, कैटेगरीज, राइट। और एड्स का मतलब होता है आपकी हेल्प, ठीक है। तो देखते हैं। द टैक्सोनॉमिक स्टडीज फॉर ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, forestry, industries, and in general in knowing our bioresource and their diversity। ठीक है। बायोरिसोर्स का मतलब होता है बायोलॉजिकली रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे जो प्लांट्स है आपके, एनिमल्स हैं, उन जिनसे आपको अलग अलग चीजें मिलती हैं, तो इन्हें इन्हें हम बायोरिसोर्स कहते हैं, ठीक है। तो टेक्सोनोमिक स्टडीज होती हैं अलग अलग स्पीशीज की। किनके स्पीशीज की? एनिमल्स के, प्लांट्स के, या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अलग अलग स्पीशीज हैं, वो यूजफुल होती है। कहाँ? एग्रीकल्चर में होती है, ठीक है, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इन सब के जो है अलग अलग यूजेस होते हैं। These studies would require correct classification and identification of organisms। ठीक है। हमें अगर इनकी स्टडी करनी है तो हमें इनकी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल लो। अगर मान लो हमें कोई स्नेक जो है, हमें एक स्नेक स्टडी करना है, ठीक है। तो हम जब स्नेक को स्टडी करेंगे, अगर हमें लिविंग स्नेक का बिहेवियर स्टडी करना है, तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि हम नॉन वेनोमिनस, ठीक है, जो जिस सांप में जहर नहीं होता, वो स्नेक चूज करेंगे। लेकिन अगर हम किसी स्नेक को क्लासिफाई करने में गलती कर दें, ठीक है, और वेनोमस की जगह अगर हम नॉन वेनोमस की जगह वेनमस स्नेक ले लें, तो दिक्कत हो जाएगी ना, राइट। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स के यूज को, जो जिस चीज के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, वो ठीक से उसका प्रॉपर यूज कर पाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज, ठीक है। आप सिर्फ बुक में देखकर ये नहीं बता सकते कि ये सांप जो है वो वेनोमस है, या ये खतरनाक है, या ये खतरनाक नहीं है, ठीक है। आपको फील्ड स्टडी करनी होती है, आपको बाहर जाके देखना होता है। बहुत अच्छी आपको एक लेबोरेटरी चाहिए जिससे आप पता लगा सको कि क्या सांप जो है वो जहरीला है या नहीं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ actual specimen of plants and animal species is essential and the prime source of the taxonomic studies। ठीक है। हम जितने भी हमको ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना होता है, हम उनके एक्चुअल स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उनके प्लांट और एनिमल को, कोई भी अगर आप पढ़ रहे हो, उनके एक्चुअल स्पेसिमेन को जो है हम कलेक्ट करते हैं, वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ द टैक्सोनॉमिक स्टडीज। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन द सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में भी ट्रेन करने के लिए आपको जरूरी होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन फॉर एन ऑर्गेनिज्म। आप जब आपको पता चलेगा तो आप उनको ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर पाएंगे। एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड विद द स्पेसिमेन। जब आप स्पेसिमेन को पकड़ते हो, उसको स्टडी करते हो, तो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन अपनी रिसर्च से निकाल सकते हो, उनको हम जो है स्टोर करके रखते हैं। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर स्टडीज। हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व भी करके रखते हैं उसकी फ्यूचर स्टडी के लिए। द बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। बायोलॉजिस्ट ने कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स जो है वो एस्टेब्लिश कर रखे हैं, कुछ कुछ टेक्निक्स जो है वो एस्टेब्लिश कर रखे हैं, किस चीज के लिए? टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को और इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए बहुत अलग अलग प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो बायोलॉजिस्ट ने एस्टेब्लिश की हुई हैं। Some of these are explained here to help you understand usage of these aids। अब taxonomic aids में आता क्या क्या है वो हम देखते हैं with the next slide। Here we go। हर्बेरियम, ठीक है। हर्बेरियम जो है वो एक टेक्सोनॉमिकल एड है, ठीक है। कैसे? हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स, ठीक है। हर्बेरियम आपका सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है। द प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, ठीक है। जो हर्बेरियम है वो एक स्टोर हाउस है जिसके अंदर आप प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करके,
प्रेस करके और प्रिजर्व करके जो है उनको रखते हैं, ठीक है। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनको हम शीट्स पर कलेक्ट करते हैं, इनको शीट्स पर जो है हम प्रिजर्व करते हैं और इन शीट्स को अरेंज करने का एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। These specimens along with their description on herbarium sheets become a storehouse or repository for the future use, ठीक है। ये जो हर्बेरियम शीट्स हैं जिन पर प्लांट्स की डिटेल भी होती हैं, इनको हम स्टोर हाउस में रख देते हैं, ठीक है। इन पे हर हर्बेरियम शीट पर जो है आपको उस प्लांट का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड द प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि ये प्लांट कौन सा है, उसका नाम, ठीक है, उसके यूजेस, उसकी डेट ऑफ कलेक्शन और उसके प्लेस ऑफ कलेक्शन की कहाँ से जो है वो कलेक्ट किया गया है। इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम्स, ठीक है, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, ये सारा जो है डिटेल्स आपको हर्बेरियम की शीट्स पर मिल जाता है, सारा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। द हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन द टेक्सोनॉमिक स्टडीज। आपको कोई प्लांट मिला है, आपको लगा वो नया है, तो हम क्विकली उसको किसी हर्बेरियम में चेक करते हैं, अगर सेम तरीके का प्लांट अगर वहां पे ऑलरेडी है, इसका मतलब वो प्लांट आपने नया नहीं ढूंढा है, ठीक है। सेकंड जो आपकी टेक्सोनॉमिकल एड है वो है आपका बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन एक गार्डन है, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड गार्डन है जिसके अंदर लिविंग प्लांट्स को रेफरेंस के लिए कलेक्ट किया जाता है, और ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन अ हर्बेरियम एंड बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन के प्लांट जो है वो लिविंग है, ठीक है। हमने वहां एक गार्डन बनाया है, वहां पे प्लांट जो है वो उगाए हुए हैं। द प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल एंड साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली, ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स को स्पेसिफिकली एक पर्पस के लिए जो है वो ग्रो किया गया है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो किया गया है, एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड, ठीक है, उसको लेबल किया गया है उसके बोटेनिकल नाम से और उसके साइंटिफिक नेम से। जो बोटेनिकल नेम है वो साइंटिफिक नेम होता है, और उसकी फैमिली से। द फेमस बोटेनिकल गार्डन्स आर एट क्यू, इंग्लैंड में, द इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में, ठीक है, एंड एट द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। दो तो इंडिया में ही है। उसके बाद है म्यूजियम। म्यूजियम में भी जिंदा लोग नहीं होते, मतलब जिंदा ऑर्गेनिज्म नहीं होते। द बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। यहाँ पे आपके बायोलॉजिकल म्यूजियम्स को जो है बनाया जाता है। म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्टडी एंड रेफरेंस के लिए म्यूजियम में भी प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल को रखा जाता है, यहाँ पर भी लिविंग नहीं होते। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, ताकि वो जैसे उनका कलर है वो चीज ना उड़े ना गायब हो, ठीक है। तो इनको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर डालकर जार्स में डाला जाता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। इनको हम ड्राई करके भी रख सकते, जैसे हमने हर्बेरियम रखा था, ठीक है, और इनको आप सॉल्यूशंस के अंदर भी प्रिजर्व कर सकते हैं। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन द इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ठीक है। हम उनको कलेक्ट करते हैं, उनको मारते हैं, उनको स्टोर कर देते हैं। The larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Museums often have collections of skeletons of animals too. तो यहाँ पर जिंदा हो या मरा हो उसको किसी को नहीं छोड़ा जाता है म्यूजियम में डालने के लिए। नेक्स्ट इज द जूलॉजिकल पार्क्स। बच्चों की फेवरेट जगह है, दैट इज द जू, ठीक है। These are the places where wild animals are kept in the protected animals under human care and which enable us to learn their feeding habits and behavior, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स में पहली बात तो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, आप जूलॉजी से देख सकते हो, जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स, ठीक है। और दूसरी बात वो लिविंग होते हैं, वेरी गुड। यहाँ पे उनको प्रिजर्व करके डेड प्रिजर्व नहीं रखते हैं, यहाँ पे वो लिविंग होते हैं।
उनको, किनको, आपके वाइल्ड एनिमल्स को, दे आर कैप्ड इन द प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट, ठीक है, उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है, एंड जिसकी वजह से एक ऐसे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हमें उन एनिमल्स की फूड हैबिट्स और उनके बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है. All animals in the zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat, जो I think possible नहीं होती बहुत हद तक, ठीक है. जू में हम एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, क्या करवाने की कोशिश करते हैं, एज फार एज पॉसिबल, इन्होंने यहाँ लिखा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए. नाइस. कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिट्स, ठीक है, ये कोशिश करते हैं कि ये एक टाइगर को यू नो छोटे से जू में जंगल वाली फीलिंग दे दें, पर ठीक है, कोशिश अच्छी है. चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूज. वेल, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है. मतलब जो एड्स हैं, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं अलग अलग जानवरों की. राइनोसिरोस, ठीक है, एक ये कुछ है पानी में रहने वाला, एक एलिफेंट और टाइगर्स, राइट. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज कमेंट्स कर लो. एंड जो लास्ट हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड बची है, दैट इज की, राइट. Key is another taxonomical aid used for identification of plants and animal based on the similarities and dissimilarities, right. Similarities और dissimilarities के बेस पर जो है हम plants और animals की जो है identification करते हैं. The keys are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet, right. एक कपलेट होता है, दो चीजों के बीच चॉइस होता है, ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस. दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर, ठीक है. जस्ट टेक एन एग्जांपल. अगर मुझे कोई ऑर्गेनिज्म दिखा, ठीक है, मैं पूछती हूँ क्या उसके विंग्स हैं, ठीक है, विद विंग्स और विदाउट विंग्स, ठीक है, तो विंग्स या तो यस या फिर नो. अगर यस है तो वो बर्ड है, नो है तो वो बर्ड नहीं है, ठीक है. इसी तरीके से आपके अलग अलग जो है कपलेट्स होते हैं. ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, ठीक है. सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग कीज होती हैं, फॉर सच एज फैमिली, जीनस, स्पीशीज, फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज. कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये एनालिटिकल होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका काम होता है एनालाइज करना कि आप जिस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है. फ्लोरा, फोना, मैनुअल्स, monographs and catalogs are some other means of recording descriptions. अब descriptions record करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं. they also help in the correct identifications. That's nice. क्योंकि अगर हमारे पास already recorded descriptions हैं तो हम देख के बता सकते हैं कि यह चीज क्या है. Flora contains the actual account of the habitat and distribution of plants, ठीक है. किसी भी given area में जो plants हैं उनकी habitat कैसी है, उनकी distribution कैसी है, वो आपकी फ्लोरा बताता है, ठीक है. These provide the index to the plant species found in a particular area, ठीक है. आपके आसपास जहां भी फ्लोरास अवेलेबल हो, आप नो हम वहां पे जो है पता लगा सकते हैं फ्लोरा की हेल्प से कि एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं. मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया. जो मैनुअल्स हैं वो स्पीशीज के नाम बताने के लिए हेल्प करते हैं. एंड मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन, किसी एक टैक्सोन के बारे में जो स्पीशीज का आपके डिटेल्स हैं, जो इंफॉर्मेशन हैं, वो आपके मोनोग्राफ से आपको पता चलते हैं. यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है. यहाँ पे यहाँ तक पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो, ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है. और अगर आपको टॉपिक समझ आया हो, वीडियो समझ आई हो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.